हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैट 2024 स्लॉट 1 क्वांटिटी एप्टीट्यूड सॉल्व करेंगे और ये स्लॉट काफी इजी था। और अगर कैट के लिए देखेंगे तो कैट एग्जाम से एक महीना पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के लिए ये बताया था कि क्या क्या टॉपिक की पॉसिबिलिटी है 2024 में ज्यादा आने की। हम लोगों ने कैट 24 में क्वांट के सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया था और जो यूनिट 1 थे उसमें हमने टॉपिक्स जो रखे थे, पहला मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया और इंपॉर्टेंट बताया था इंडिसेस, सर्ट्स एंड लॉग। सेकेंड मैंने नंबर सिस्टम एंड सीक्वेंस सीरीज एंड फ्रैक्शन सीरीज। और मैंने कहा था कि इस सेक्शन से 4 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा पहले का वीडियो कैट से पहले का। और इस सेक्शन से स्लॉट 1 में अगर मैं देख रहा हूं तो 5 क्वेश्चन तो इससे आए। सेकेंड यूनिट मैंने अर्थमेटिक लिया था जिससे मैंने कहा था 8 to 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड थर्ड में मैंने एडवांस मैथ्स लिया था, इनइक्वलिटी, फंक्शन एंड ये। और उससे मैंने आपके जितने क्वेश्चन हम लोग जो प्रेडिक्ट किए थे 2024 में वैसा ही पेपर आया है और बहुत आसान पेपर है ये। और आइए इसका हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जो बच्चे क्लास किए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरी। अब मैं सोल्यूशन दे रहा हूं और खुद देखें कि उनके वाकई नोट्स में ये क्वेश्चन की अगर हम बात करूं तो डिजिट टू डिजिट मेरे नोट्स में लिखा है। सेम इसका आंसर भी 4 लिखा है, वो मैंने कराया हुआ है। और ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। इसके लिए मैंने 2 कॉन्सेप्ट दिया था। पहला, a+1 पावर n यहां पे इवन हो या ऑड हो डिवाइडेड बाई a ऑलवेज रिमाइंडर 1। और सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने दिया था if a-1 to the power n divided by a, case 1 if n is even then remainder 1 and n is odd remainder -1। तो आइए देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लास नोट्स में जो बच्चे देख रहे हैं मुझे अपने नोट्स में देख सकते हैं। अब लिखा है 10 to the power 100 डिवाइडेड बाई 7। हम इसको 7+3 लिख सकते हैं a+n के फॉर्म में। ये आ जाएगा 3 to the power 100। अब देखिए 3 का हम इस यहां से 2 पार्ट में कर सकते हैं। हम लोग साइक्लिसिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं और जनरल रिमाइंडर के इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। 3 और 7 का अगर हम देखें तो 3 का क्यूब होता है 27, जिसको हम लिख सकते हैं 28 -1, क्योंकि हमें कोशिश करनी है +1 या -1 के कॉन्सेप्ट में लाना। तो यहां पे हम अगर इसको 3 का क्यूब लिखेंगे तो 3 का क्यूब पावर 33 इंटू 3 to the power 1 डिवाइडेड बाई 7। अब ये 27 बन गया तो इसको हम लिखेंगे 28 -1, अब पावर में ऑड है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। a-1 पावर n, अगर n ऑड है तो रिमाइंडर -1 आएगा और इंटू में है 3 डिवाइडेड बाई 7। तो -3 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर ऑलवेज गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर, सो रिमाइंडर इज 4। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये, रिमाइंडर का नंबर सिस्टम से आया है तो ये आसानी से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडिसेज एंड सर्ट्स से है। अब इसके लिए भी देखिए मैंने बहुत प्रैक्टिस क्लास में कराई है। एक मैं कॉन्सेप्ट क्लास में देता हूं, n1 प्लस होगा या फिर -n2। अगर इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं तो ये ऑलवेज होता है a² + b² का समेशन, a² b² x² y², कुछ भी आप बोल सकते हो। इत्तेफाक से यहां ab दिया है तो इस ab से मतलब नहीं, एक हम लोग यहां पे लेंगे तो ये पूरा पोर्शन इधर का प्लस माइनस का ये 2ab होता है। इससे हम लोग कंपेयर करते हैं। ध्यान रहे माइनस के केस में a ऑलवेज ग्रेटर देन b होता, ठीक। या इसको हम x² y² से करें क्योंकि इस क्वेश्चन में ab दिया है तो x² y² है और ये 2xy रख लेते हैं। तो कहने का मतलब है माइनस के केस में x ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, y। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां से पूछा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब यहां पे एक चीज देखिए, मैथ्स में हमेशा मेरा एक स्लोगन है, जो कहे वही करो। सबसे पहले जब भी आंसर करो तो लास्ट में जरूर चेक कर लो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। एक कंडीशन लगा दी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी यहां पे मिनिमम पॉसिबल दोनों आ सकते हैं। तो हमें वो कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है ऑप्शन दोनों दिए हो और आप जल्दबाजी में आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्क्वायर रूट
यानी ये दिया है रूट 29 माइनस 12 रूट 5। ठीक, और किसके स्कूल में है, ये दिया है a प्लस बी रूट एन के। अब आइए, इसको हमने कहा ये पोर्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरा पोर्शन क्या होता है 2xy या 2ab, क्योंकि मैंने 2ab नहीं लिया क्योंकि यहाँ a और b दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए, तो मैंने xy ले लिया। ओके, अब ये पोर्शन 2xy है, तो अब यहां रफ में देखिए हम इसको सॉल्व करें तो 2xy इज इक्वल टू दिया है 12 रूट 5। अब इसको अगर हम कंपेयर करने के लिए ब्रेक करें तो 2 इंटू 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 को अगेन ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 2 रूट 5। अब यहां पे देखो, सपोज हम कंपेयर करें, x हमेशा y से बड़ा होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 4 5 20 होगा तो बड़ा होगा, यानी अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू ये होगी, x इज इक्वल टू 2 रूट 5 एंड y इज इक्वल टू हमारा 3। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 रूट 5 माइनस वाई यानी कि 3 का होल स्क्वायर और इस पे रूट। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगा जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 रूट 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 रूट 5 माइनस 3 आया। अब अगर हम राइट हैंड साइड से कंपेयर करें a प्लस बी रूट एन से, तो a की जगह में यहां क्या दिख रहा है, -3, और बी रूट एन है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 और n की वैल्यू आ गई 5। तो हमें फाइंड क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो अगर a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो यह जाएगा -3 प्लस 2 प्लस 5। तो क्या आ रहा है आंसर, तो ये हमारा केस 1 है। अभी हमने मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाला, क्या निकाला, हमारा यहां से आंसर आया 1। लेकिन अभी देखो हमारा आंसर 4 भी दिया है, तो अब अभी हम केस 2 चेक करें कि और क्या कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं इस पोर्शन को। तो फिर हम इसी चीज को लेंगे दोबारा से। देखिए अब यहां से मैं इस क्वेश्चन का पार्ट 2 आपके लिए लिखता हूं। अब देखिए ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में अब हम जाएंगे, कॉन्सेप्ट को हटाया इसको, तो अब यहां से फिर देखिए, फिर से कंपेयर करते हैं। तो 2xy इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 5 था, 2 रूट 5। अब अगर हम 2 को अंदर ले जाएं तो 2xy इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 4 हो जाएगा, अंदर जाएगा 4, तो 4 5 जा 20। अब अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, हमारे राइट हैंड साइड में क्या लिखा था, हमारा क्वेश्चन अब ये बन जाएगा, a की जगह में हमारा √20, यानी अब ये बनेगा √20 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बनेगा केस, √20 माइनस 3। अब आप फिर से वापस से लिखो a प्लस बी रूट एन। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू अब यहां पे कुछ नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंपेयर करने में b की वैल्यू 1, एंड रूट n की वैल्यू लोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 20। अब यहां से अगर हम निकाल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, अब यहां से अगर हम a प्लस बी प्लस सी निकाल रहे हैं, a प्लस बी प्लस एन, तो अब हमारा क्या वैल्यू निकल रहा है, -3 प्लस 1 प्लस 20, दिस इज 18। तो देखो केस 2 क्या है हमारा, केस 2 देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल रही है 18, जबकि ऑप्शन में 4 भी दिया 18 भी, तो करेक्ट आंसर इज 18। तो सबसे पहले जब भी आंसर करो जो कहे वही करो, पहले आप देख लो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसकी मैं बहुत प्रैक्टिस करा, अगर मेरी क्लास शीट देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन एक नहीं कई क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पैटर्न के 2ab वाले। हमेशा हम ये कराते हैं n1 प्लस माइनस √n2, और इसमें बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं क्लास में। तो आसान था क्वेश्चन ये, क्योंकि हमको पहले से था कि इस टॉपिक से दिस ईयर क्वेश्चन आने हैं, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस कराया था क्लास में। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये इंडिसेस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। तो देखिए इंडिसेस, सर्ट्स, लॉ, इसके मिला के कई क्वेश्चन इस स्लॉट में आए। फिर भी देखिए यहां ध्यान से, कुछ ना कुछ कंडीशन लगी है, इंडिसेस तो सॉल्व करना है। तो देखिए बेसिक में लगा सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के, तो क्या फाइंड करना वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसको भी हम लास्ट में देखते हैं, पहले इंडिसेस सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखा है 1/8। अब देखिए 1/8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, होल पावर के,
इंटू 1/, अब इसको देखिए जैसे ये नंबर बड़ा सा है, थोड़ा सा मान लो आपको लेंथी लगता है, तो देखिए अगर ये सब 2 के बेस में दिख रहा है तो ये भी 2 के बेस में ही हो सकता है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करो, जहां तक आपको टेबल याद हो, 3 2 7 6 8, 2 का पावर 10 1024 होता है ना। तो अब यहां से अगर हम देखें कहां तक हमको कर सकते हैं, तो मतलब 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, हम डायरेक्ट 2 से ना करके सीधे 4 से या 8 से कर देते। चलो 8 4 जा 32, 0 8 9 जा 72, 4 आया, 8 6 जा 48, एक बार और कर दे, 2 2 जा 20, 2 4 जा 28 जा, और एक बार और कर देते, 2 1 जा 0, 2 2 जा, ये 2 का पावर 10 है, अब ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 10 और 5 क्या हो गया, 2 का पावर 15। तो अगर इजी सिंप्लीफाई करें तो ये हो सकता है 2 का पावर 15, ठीक, होल पावर 1/3, इजी इक्वल टू राइट साइड में जाएंगे 2 का क्यूब इंटू, ये फिर से आ गया 2 का पावर सेम नंबर है 15 होल पावर 1/k। अब बेसिक रूल है इंडिसेज का, अगर a पावर n लिखा है तो नीचे जाएगा तो 1/-n, प्लस है तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 2 का पावर -3k, पावर के ऊपर होल पावर है, पावरों का मल्टीप्लाई, आप पढ़ते हो पावर के ऊपर होल पावर है, पावरों का मल्टीप्लाई होता है, इंटू 2 का पावर ऊपर जाएगा -15/3, तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर -15/k। अब हमने बेसिक रूल पढ़ा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो गया 2 का पावर -3k -5, आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लो तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का पावर -3 -15/k, अगर यहां भी माइनस बाहर निकाल लें तो ये प्लस हो जाएगा। इंडिसेज का अगर रूल है, अगर इनके बेस सेम है तो इनके पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 3k + 5, बोथ साइड से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 3 + 15/k। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3k² + 5k इज इक्वल टू 3k + 15, इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो 3k² + 2k -15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेसिक ये। अब पूछा है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k, अब यहां पे देखिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू, अगर हमका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला दिया होता है ax² bx + c, तो हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स को बोलते हैं -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो यहां पे भी देखें, अगर इस क्वेश्चन में वापस समझाएं, -b की जगह में क्या है 2, तो -2/a, a की जगह में क्या है 3, तो आंसर इज -2/3, यानी करेक्ट आंसर इज बी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, स्लॉट 1 में इंडिसेस से था। और अगला है लॉग। जब भी हम लोग लॉग पढ़ाते हैं तो मैं बच्चों को 4 मास्टर फार्मूले देता हूं, बोलता हूं कोई भी लॉग क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं बिना उसके यूज के काम नहीं चलेगा। तो पहला मास्टर फार्मूला मेरा क्या होता है लॉग में, अगर लॉग बेस ax इज इक्वल टू m है तो हम इसको लिखते हैं a पावर m इज इक्वल टू x। दूसरा मास्टर फार्मूला हम लिखते हैं कि अगर लिखा है लॉग ए बी तो हम लिख सकते हैं लॉग बी अपान लॉग ए, ठीक। और अगला हमारा बेस चेंज फार्मूला है, क्योंकि लॉग का कोई भी फार्मूला है अगर बेस सेम नहीं है तो अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक। यहां भी देखो बेस सेम नहीं है, एक में 10 है, एक में 100 है और एक में 1000 है, तो सबसे पहला टारगेट है सबके बेस सेम करना। तो देखो 4 log बेस 10x, इसको हम लिख सकते हैं 4 log 10 का स्क्वायर x, प्लस इसको लिख सकते हैं 8 log 10 क्यूब x। तो बहुत बेसिक स्टेप है। अब एक बेसिक फॉर्मूला देखिए, अगर log a पावर n b पावर m है तो होता है m/n log ab। तो यही अप्लाई करेंगे, यहां कोई पावर नहीं तो 1 पावर है, तो हम क्या लिखेंगे
m अपॉन, पहला हमने जो लिखा है इसको वैसे एज इट इज लिख दिया, इसको हम लिखेंगे क्या, 4 इंटू 1/2 log 10x, m अपॉन n अप्लाई कर दिए, ये m है और ये हमारा n है। सेम इस पे भी 1/3 यानी 8 इंटू 1/3 log 10x। अब यहां से दो तीन तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो log 4x सब में से आप कॉमन निकाल लो, दूसरा ये मल्टीप्लाई में है तो आपके पावर में आएंगे, जो सही लगे। पावर में ले जाना है तो हम लिखेंगे क्या, log बेस 10x का पावर 4, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है n log m है, तो हम लिखते हैं log m पावर n, प्लस ये हो जाएगा log 10x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा log बेस 10 x टू द पावर 8/3 इज इक्वल टू 13। सभी का बेस सेम है, प्लस साइन है, तो पहला ही रूल है, अगर बेस सेम है प्लस है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो सब मल्टीप्लाई होगा x पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू 8/3 इज इक्वल टू 13। सभी का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर साइड हो जाएंगे, तो रफ में कर ले, 4 + 2 यानी कि 6 हो गया, प्लस 8/3, 3 6 या 18 प्लस 8 26/3, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 x टू द पावर 26/3 इज इक्वल टू 13। अब यहां से m पावर n फिर से लिखेंगे, 26/3 log 10x इज इक्वल टू 13, 13 2 जा 26, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से, तो ये हो जाएगा 2 log 10x इज इक्वल टू 3, ये पावर में आ जाएगा, तो log 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। log का मास्टर फार्मूला क्या है, a पावर m इज इक्वल टू x, अप्लाई करें तो 10 पावर 3 इज इक्वल टू x की जगह में x स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे तो √1000। अब क्वेश्चन पहले देखिए हमको निकालना क्या है हमें निकालना क्या है, देन द ग्रेटेस्ट एंटीजर। देखिए ग्रेटेस्ट एंटीजर यानी वो पार्ट जो फ्रैक्शन नॉट एक्सेडिंग x। अब यहां पे देखिए अगर हम 1000 का रूट निकालें तो 31 का रूट क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961, और 32 का क्या है 1000 प्लस। तो अब हमारा क्या ग्रेटेस्ट एंटीजर क्या आएगा, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि एंटीजर बताना है तो करेक्ट आंसर इज 31। तो थोड़ी थोड़ी कंडीशन हर क्वेश्चन में लगा दिया है, तो ये टीटा क्वेश्चन था, तो आंसर इज 31। तो ये भी लॉग का बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, और इसको आसान कर सकते, हालांकि मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं रखी, नहीं आपको दूसरे तरीके से भी करके देते। तो यहां से अगर थोड़ा भी जैसे मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं ना, कि कुछ वो बच्चे जो 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको इतना आसान सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन दें कि उनको पूरा समझ आए जब वो 24 का सोल्यूशन देखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अर्थमेटिक से लिया। अब अर्थमेटिक में ये वन लाइनर क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसको 30 सेकेंड के अंदर, जब भी हम क्लास लेते हैं तो मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड 4-5 कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट यह था डायरेक्ट फार्मूला बेस है, रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू, अब क्वांटिटी मतलब क्योंकि मिल्क की बात करें तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी टू होल पावर n। ये बेसिक रूल है इसका। अब यहां पे देख क्या कहा है, a glass is filled with milk, 2/3 of its content is poured out and replaced with water. This process pouring out 2/3 of the content and replacing with water। अब यहां पे फिर एक चीज देखिएगा ध्यान से, फिर वही रिपीटेड 3 more times, ये छोटे छोटे सेंटेंस है, एक ये हुआ, अब दूसरा चीज देखिएगा, देन द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द ग्लास इज, दो चीजें इसमें अंडरलाइन करने लायक। तो 3 मोर टाइम का मतलब क्या, पहले 1 हुआ प्लस 3, यानी टोटल आपका क्या हुआ, n की वैल्यू अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे 4। तो रिमेनिंग मिल्क की अगर हम बात करें तो टोटल मैंने लेट कर लिया कि सपोज x है, क्या लेट कर लिया मैंने, टोटल हमने क्वांटिटी, अब अगर हमने बात की तो हमने ले लिया मिक्सचर की x है,
1 माइनस रिप्लेस हुआ है 2/3, कितने टाइम प्रोसेस हुआ है? 4 टाइम। तो यह आ जाएगा रिमेनिंग मिल्क इज इक्वल टू x इंटू 1 - 2/3, 1/3 पावर 4। तो रिमेनिंग मिल्क जो बचा 4 टाइम प्रोसेस करने के बाद 3 का पावर 4 का था 81, तो x/81। अब देखिएगा ध्यान से, ये रिमेनिंग मिल्क आया अभी। अब कुछ लोग 1:81 दिया मार देंगे, नहीं। तो वाटर कितना बचा? अब इतना प्रोसेस करने के बाद मिल्क है x/, तो टोटल कितना था हमारा? टोटल हमने लेट किया था x, और मिल्क हमारा रिमेनिंग क्या है? x/81। तो वाटर क्या आएगा? तो वाटर अगर हम निकालेंगे तो टोटल में से मिल्क को माइनस कर देंगे, x/81। तो क्या बचेगा? 80/81। ये वाटर है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन? फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द ग्लास, यानी आपसे जो रेशियो पूछा है वो मिल्क और वाटर का पूछा है। तो मिल्क हमारा क्या था? अगर हम मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क हमने निकाला x/81, और वाटर हमने निकाला है 80 x/81। तो 81 से 81, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा? 1:80। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1:80। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो बहुत आसानी से इसको भी आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन एवरेज से है। अब देखिए, मैं जब भी बच्चों को अर्थमेटिक पढ़ाता हूं तो मेरे बहुत फेमस 4 स्लोगन है। उनमें से सबसे फेमस स्लोगन है जो कहे वही करो। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं और मेरी क्लासेस करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में, वो जरूर देखें कि वाकई जो मैं कर रहा हूं जैसा क्लास में हुआ वैसा है कि नहीं, सेम टू सेम है कि नहीं। दिया है देयर आर 4 नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर। यानी 4 नंबर से कुछ भी ले लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सपोज हमने इसको लेट कर लिया, ए है, बी है, एक्स है, वाई है, कुछ भी ले सकते हो, सी है और ये डी है। अब यहां से मेरा स्लोगन देखिए, जो कहे वही करो। दिया है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, तो फर्स्ट 2 नंबर्स ए और बी है, तो एवरेज क्या होता है? a+b/2। क्या कह रहा? 1 मोर देन, यानी 1 ज्यादा है, प्लस है 1, किसका? 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर तो हमारा ए था, ए। जो कहा मैंने वही किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा a+b इज इक्वल टू 2+2a। तो a वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a+2 आ गया b की वैल्यू, यानी सेकेंड नंबर आपको ये मिल गया। तो यहां पे देखिए, फर्स्ट नंबर a था, सेकेंड नंबर आपने कैलकुलेट कर दिया a+2। अब आगे देखते हैं। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स से मतलब हमारा क्या है कि a+b प्लस जो कहे वही करो, डिवाइड बाई 3 इज, देखिएगा 2 मोर देन, 2 ज्यादा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज आपका क्या था? 1+a, तो 1+a लिख दो। अब ये हो गया a+b+c इज इक्वल टू, ये हो गया 3, तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9+3a। तो हमारा अब यहां पे b की वैल्यू निकाला है a+2, तो हम लिखेंगे a+a+2+c इज इक्वल टू 9+3a। ये 2a हो गया, वहां जाके माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, ये 2 माइनस हो जाएगा तो c इज इक्वल टू आ गया a+7। तो हमें थर्ड नंबर मिल गया a+7। नेक्स्ट हमारे से क्या करा, आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स मतलब a+b+c+d/4, 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स। फर्स्ट 3 नंबर्स का क्या था? a+3, तो a+3 लिख दो। अब ये बना, a की वैल्यू a हो गए, b इज इक्वल टू a+2 था, अभी आपने निकाला, a+2 पुट कर दो। c इज इक्वल टू आपने निकाला है a+7, वो आप पुट कर दो। d आपको नहीं पता, लिख दिया d इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू a, 4a हो गया,
3 प्लस 3 6 प्लस 4 24, ये हो गया 2a, ये 3a, इधर क्या है 4a, तो d इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो बचेगा क्या a, 7 प्लस 2 क्या है 9, तो 24 माइनस 9 करेंगे तो बचेगा 15। तो अब आपका देखिए यहां से फोर्थ नंबर जो निकल के आया वो हमारा क्या आ गया a प्लस 15। अब जो निकालना वो आप पढ़ो। पूछा है देन द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर तो a प्लस 15 है और स्मॉलेस्ट नंबर आपका a है, तो डिफरेंस बताना था, तो a प्लस 15 माइनस a, तो इजीली इसका आंसर सिंपल मेथड से कर सकते हैं 15। ये भी टीटा क्वेश्चन था तो बहुत आसान है, ये एवरेज का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगर देखेंगे मेरा नोट्स तो शायद फोर्थ या फिफ्थ टाइप में से होगा, बहुत आसान, मतलब लेवल 1 का। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा, आपको वैल्यू एज्यूम करके भी सॉल्व करेंगे और एक्स से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या स्लोगन है, जो कहे वही करो। आइए पढ़ते हैं क्या करा। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स टू एंश्योर 40% प्रॉफिट। तो सपोज मैंने लेट किया कि सीपी इज इक्वल टू 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 40% एंश्योर कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस 140 हो गई। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, यानी अब दोबारा परचेज करने की बात हो रही, तो हमने इसकी कोडिंग कर दिया CP1 SP1, तो लिखेंगे CP2 इज इक्वल टू 40% लेस करो 100 में से, तो 60 हो गया। हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस। अब देखिए मैं जब क्लास पढ़ाता हूं तो इन सेंटेंस को कई बार रिवाइज कराता हूं स्टूडेंट को कि लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सीड कभी आएंगे, इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज। तो ये 5 रुपीज क्या है, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो अभी इसको होल्ड करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। अब सीपी मालूम है, प्रॉफिट मालूम है 50%, तो अगेन हम निकालेंगे SP2, तो SP2 इज इक्वल टू CP है 60, 150 बाई 100। अब यहां पे मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो कॉस्ट प्राइस 60 है, 50% प्रॉफिट है, तो 150 अपॉन 100, तो 15 6 जा 90। अब देखिए ध्यान से, यहां से घोड़ा बराबर घोड़ा, डिफरेंस बराबर डिफरेंस, तो पहले सेलिंग प्राइस 140 था, अब सेलिंग प्राइस 90 है, क्या डिफरेंस है यहां पे 50 का। तो अब देखो जब डिफरेंस 50 का है तो क्वेश्चन में सीपी आपने लिया है 100, सीपी ध्यान रहे सीपी है, और जब डिफरेंस 1 का है तो 100 बाई 50। अब क्वेश्चन में डिफरेंस दिया 5 रुपीज का, तो 5 का है, तो अब यहां पे फिर देखिए ये गलती फिर स्टूडेंट से रहेगी, जो आप गलत निकाल रहे हो ऑप्शन मैच कर रहा है, 10 रखा है कि नहीं रखा है, तो अभी पहले पढ़ो, जो कहे वही करो, क्या निकालना है, दिया है द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इन रुपीज ऑफ द प्रोडक्ट, तो सेलिंग प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा, तो आपका कॉस्ट प्राइस आया है 10, ये 10 क्या है सीपी है, तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो 40% ज्यादा निकालो, तो 140 बाई 100, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका आएगा 14। तो बहुत से स्टूडेंट से हड़बड़ाहट में गलती हो सकती है, 10 मार दे, तो आंसर इज 14। अब इस क्वेश्चन को मैं जब क्लास में करता हूं तो दो तरीके से, अगर हम इसको एक्स लेट करके करें, तो सपोज हमने कहा सीपी इसका कॉस्ट प्राइस एक्स है, 40% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस 140 बाई 100 यानी 1.4x है, CP1 SP1 हो गया। इफ द प्रोडक्ट हैड 40% लेस यानी कि 60%, तो CP2 हमारा हो गया 0.6x, एंड 5 रुपीज लेस यानी ये दिया है डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपीज, तो अभी इसको रखते हैं बाद में। प्रॉफिट इस पे क्वेश्चन में दिया है 50% का, अब हम SP2 निकालेंगे, SP इज इक्वल टू CP, अभी हम ये फार्मूला यहां यूज कर चुके हैं, CP है 0.6x, प्रॉफिट है 50 यानी 150 बाय 100, 0 15 6 या 90, तो ये आ गया 0.9x। अब डिफरेंस देखिए SP1 माइनस SP2, क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है 5 रुपीज का, तो SP1 आपका है कितना 1.4x माइनस SP2 क्या है 0.9x इज इक्वल टू 5,
तो ये आ गया 0.5x इज इक्वल टू 5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यहां पे भी देखो कॉस्ट प्राइस आ गई 10, सीपी एक्स था, यहां पे हमने लेट किया है क्या, सीपी को एक्स, एसपी ओरिजिनल क्या था 1.4x, तो अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 1.4x आपने निकाला 10, तो आंसर इज 14। तो ये इसका सेकंड मेथड है, इससे भी सॉल्व कर सकते थे, ये बहुत आसान था, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये तो हमेशा से मैं कहता हूं कि अगर सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट से क्वेश्चन आता है तो फ्री के मार्क्स हैं। यहां पे भी मेरा स्लोगन काम करेगा, जो कहे वही करो। तो आइए देखिए, बहुत आसान है, इसको ही पढ़ते हैं हम लोग। An amount of rupees 10,000 is deposit in bank A for a certain number of years at a simple interest of 5% per annum। अब देखिए क्या दिया, प्रिंसिपल आपको दिया है 10,000 रुपीज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% एंड टाइम आपने ले लिया टी इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला क्या है, पी आर टी बाय 100। ये हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बैंक ए की। तो अगर बैंक ए का हम इंटरेस्ट निकालें, किसका, बैंक ए का, तो एस आई इज इक्वल टू पी 10,000, आर है 5%, टी नहीं मालूम, बाय 100। तो सिंपल आ गया एस आई इंटरेस्ट, यानी कि बैंक ए में जो डिपॉजिट किया वो 500 टी आ गया। मुझे लगता है इतना किसी को नहीं लगा होगा कि दोबारा मुझे बताना पड़े। आगे पढ़ते हैं, जो कहे वही करो। फिर क्या किया, ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपॉजिट इन बैंक बी। अब अगर आप टोटल जो निकाला, यानी आपका प्रिंसिपल ये था, इंटरेस्ट ये है, तो अब अगर अमाउंट आप बनाओगे तो क्या बनेगा आपका, ये बना 10,000, तो आपका प्रिंसिपल था और इस पे इंटरेस्ट मिला है 500 टी का। अब ये जो अमाउंट मिला है, इसको बैंक बी की बात कर रहा है वो, तो बैंक बी में अगर बात कर रहा है तो अब उसके लिए हम एस आई ऑफ बैंक बी लिखें तो क्या क्या दिया, फॉर अनदर बैंक 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। तो आइए इन्वेस्ट करते हैं। अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा यहां पे, तो 10,000 रुपीज प्लस 500 टी आर 6%, टाइम है 5 बाय 100। तो यहां से अगर हम 100 कॉमन निकालेंगे तो ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये 6 5 जो 30 हुआ, यहां मल्टीप्लाई करें तो एस आई इन बैंक बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3,000 प्लस 5 इधर है, टी है और 30 है, तो 35 जो 150 इंटू टी। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ बैंक बी। अब फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है आगे, इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ए एंड बी आर इन द रेशियो, ये कह रहा है बैंक का एस आई ऑफ बैंक ए रेशियो एस आई ऑफ बैंक बी इज 10/13, ये क्वेश्चन में दिया। तो बैंक ए आपने निकाला था इंटरेस्ट, क्या निकाला हमने 500 टी, तो लिख दो जो आपने निकाला है, डिवाइडेड बाय बैंक बी का आपने जो निकाला है 3,000 प्लस 150 टी इज इक्वल टू 10/13। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 5 जा 13 5 जा 65, तो 650 टी इज इक्वल टू 150 टी प्लस 3,000, इधर माइनस होगा तो 500 टी इज इक्वल टू 3,000, डबल जीरो कैंसिल, 5 6 जा 30, तो टी इज इक्वल टू 6 years। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, एमसीक्यू था 6। तो जो कहे वही करो, बहुत टाइम, बहुत इजी कैलकुलेशन भी थे, तो बहुत लेंदी नहीं कह सकते इसको, बहुत आसान था। अब आइए देखते, ये परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब फिर देखिए, इस सब क्वेश्चन में कोई रूल नहीं लगते हैं, फिर मैंने कहा जो रूल से पढ़ेंगे बहुत आसान, सिर्फ मेरा स्लोगन जो कहे वही करो। आइए करते हैं, इन सितंबर द इनकम ऑफ कमल अमल एंड बिमल, तो लिख लेते हैं, कमल को के ले लेते हैं, अमल को ए ले लेते हैं, बिमल को बी ले लेते हैं, ठीक। आर इन द रेशियो 8:6:5, ये दिया 8 6 5। दे रेंट अ हाउस टूगेदर एंड कमल पेज 15%, ये पे कर रहे हैं 15%, 12% एंड 18%।
अब सबसे पहले देखो, अगर परसेंट दिया है और ये रेशियो दिया, अगर इसको 8x 6x 5x करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो हम यहाँ पे परसेंटेज है नहीं, आउट ऑफ 100 है, तो जीरो कैंसिल हो जाता है। तो हम इसको क्या करें, हाँ 800 600 और 500 ले लेते हैं। तो अगर 800 का 15% निकालोगे तो 15/100 यानी जीरो कैंसिल, 15 8 जा 120 हो गया। यहाँ पे 12 6 जा 72 हो गया, 18 5 जा 92 हो गया। तो इजीली नंबर आ गए आपके कि नहीं आ गए। ये क्या करते हैं वो लोग, ये रेंट पे करते हैं। ये इतना क्या पे किया है, रेंट पे किया। अब आगे देखते हैं। इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, हाउस रेंट नहीं चेंज हुआ। देयर इनकम इंक्रीज बाय 10 12 एंड 15। अब देखिए यहां इनकम की बात कर रहा है इंक्रीज करने की, कितना कितना, 10%, 12%, 15%, ठीक। तो 800 का 10% 80 होता है, तो ये इनकम हो गई इनकी 880। अगर निकालेंगे 600 का 12% तो 72 होता है, तो ये 672 हो गया। अगर बात करेंगे इनकी 15%, तो ये क्या हो जाएगा, 15 5 जो 75, तो ये हो जाएगा 575। अब आगे देखिए, मैथ्स क्या, जो कहे वही करो। द परसेंटेज, मेरा स्लोगन एक और है, जो निकालना है ऊपर रखो। द परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम विल बी पेड ऑफ हाउस रेंट, ठीक। अक्टूबर में बात करता है, अक्टूबर में उसकी इनकम बढ़ गई है, हाउस रेंट का परसेंट बताना है, तो इसको प्लस कर ले, यानी 120 प्लस 72 प्लस 90। मैं तो ऐसे ऐड करता हूं जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। ये आ गया 282, यानी इसका परसेंट निकालना है 282 का आउट ऑफ, अब इनको ऐड कर ले, 880 672 एंड 575, तो 7 हो गया, 22 10 16 21, तो ये आ गया 2127 इंटू 100। अब 21 को 28 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, यानी अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो नियर अबाउट 13.26 आता है। तो ये भी बहुत कैलकुलेटिव नहीं था, आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो कहे वही करो, बिना कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करे, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज से ये डुएबल क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता था। ये भी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बहुत आसान ये भी है। क्या दिया, a fruit seller has total of 187 fruit consisting of apples, mangoes and oranges। यानी यहां पे दिया है एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेज, टोटल फ्रूट दिया है 187, तो जो कहे वही करो। अब यहां ध्यान देखिए, मैंगो एंड ऑरेंजेज, द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो, यानी एप्पल और मैंगो का रेशियो आपको दिया है 5:2, यानी अगर हम बात करें नंबर ऑफ एप्पल्स की तो आप बोलोगे 5x एंड मैंगोज की बोलोगे तो आप बोलोगे 2x, ठीक। आफ्टर सेल्स 75 एप्पल्स, तो अब अगर हम इसकी बात करें, रिमेनिंग एप्पल्स क्या बचेंगे, रिमेनिंग, या यहां पे आफ्टर सेल्स 75 एप्पल्स 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेज। अब यहां पे देखिएगा लाइन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड, अगर हम यहां अब जो बात कर रहे हैं वो अनसोल्ड एप्पल्स की या फ्रूट की, तो हमारे क्या बचे, एप्पल्स हमारे आ जाएंगे 5x माइनस 75 है, मैंगोज की बात करेंगे अनसोल्ड में तो 2x माइनस 26। अब यहां पे देखिए, अगर हम ऑरेंजेस निकालें तो एप्पल प्लस मैंगोज मिला के 7x है, और टोटल हमारा क्या है 187, तो ऑरेंजेस क्या बचेंगे 187 माइनस 7x। अब कर रहा है कितने ऑरेंज सेल हो गए, अगर ऑरेंज की बात कर रहा है तो इसका हाफ सेल कर दिया, 187 माइनस 7x बाई 2, इतना। तो ये सारे हमारे जो निकले ये अनसोल्ड है। अब आगे देखिए करते हैं क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू द अनसोल्ड ऑरेंजेस, यानी केवल ए और ओ से मतलब है, इससे और इससे, तो इनका रेशियो दे रहा है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अनसोल्ड एप्पल्स हमारे क्या है 5x माइनस 75, अनसोल्ड ऑरेंजेस हमारे क्या है
187 माइनस 7x होल बाई 2, तो 2 आपका ऊपर आ जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू रेशियो दिया है 3/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x माइनस 4 इंटू 75 300 इज इक्वल टू 3 इंटू 87, 3 7 जा 21, 24 26 और 5 61, 3 7 जा 21, तो ये 21x हो गया। 21 यहां आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 41x इज इक्वल टू 300 यहां जाके प्लस हो जाएगा 861। तो x की वैल्यू क्या आ गई 861 डिवाइडेड बाई 41। 41 2 जा 82, बचा क्या 4, 41 1 जा 43। x की वैल्यू क्या आ गई 21। अब देखिए हमको निकालना क्या है, द नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट इज, तो अनसोल्ड तो यही हमने इधर बनाया था। तो अगर अनसोल्ड की बात करेंगे एप्पल्स की, तो देखिए क्या लिखेंगे 5x की जगह में 21 माइनस 75, तो क्या हो गया 21 5 जा 105, तो 105 माइनस 75, तो बचेगा यहां पे 30। बात करेंगे मैंगोज की, तो 21 2 जा 42 माइनस 26, तो 42 माइनस 26, तो ये बचेंगे 16। और अगर हम ऑरेंजेस की बात करेंगे तो 187 माइनस 7 इंटू 21 होल बाय 2। अब यहां पे देखें 21 7 जा 187 में से माइनस करो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147, तो 0, ये आ गया 4 और बाई 2 है तो 2 किया तो ये आ गया 20, तो यहां पे ये मिल जाएगा आपको 20। तो टोटल कितने मिल गए 30 प्लस 16 प्लस 20, तो 30 20 50 प्लस 16 66। तो टीटा क्वेश्चन था 66, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट आसान था, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था भी। तो देखिए ये भी एक तरह से रेशियो और प्रोपोर्शन से बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगला, अगर मैं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करूं तो ये कैट 2008 का क्वेश्चन है और हम लोगों ने क्लास में इसको सॉल्व किया है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पूरा कॉन्सेप्ट लेके कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन में जाके आप बहुत इजी कर सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट से बच्चे देखना चाहते हैं तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट से कर देता हूं। A shop want to sell a certain quantity of grains. It sells half of the quantity and an additional of 3 kg of these grains to the first customer. 2008 में क्या दिया था, राइस दिया था x kg, फर्स्ट कस्टमर हाफ प्लस रिमेनिंग का हाफ के जी, जहां जहां यहां 3 kg है वहां हाफ के जी था, बस केवल इतना माइनर डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो ये कैट 08 में आ चुका है इसका। तो अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ स्लोगन करें, जो कहे वही करो, तो देखो सपोज लेट कर लिया कि हमारा टोटल क्वांटिटी एक्स, ठीक, एक्स केजी हमने ले लिया। अब जो कहे वही करो, हाफ ऑफ द क्वांटिटी यानी कि एक्स बाई 2 प्लस 3 केजी प्लस 3 केजी। अब द फर्स्ट कस्टमर, अगर हम फर्स्ट कस्टमर की बात करें तो इतना लेके गया वो। अब आगे क्या करें, इफ द सेल्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिमेनिंग क्वांटिटी पहले निकाल लो। तो x टोटल था में से x बाई 2 माइनस 3 हो गया, तो बचा क्या आपके पास रिमेनिंग x बाई 2 माइनस 3 बचा। अब जो सेकेंड कस्टमर है वो रिमेनिंग क्वांटिटी का हाफ यानी कि x बाई 2 का हाफ करेंगे तो बाय 4 हो जाएगा, माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। ये सेकेंड कस्टमर लेके जाता है प्लस 3 केजी। तो अब क्या बचा हमारे पास 2 3 जा 6, तो ये बचा x बाई 4 प्लस का 3 बाई 2, ये सेकेंड कस्टमर के लेके गया। अब रिमेनिंग क्या बचा सेकेंड कस्टमर के बाद, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, तो x बाई 2 माइनस 3 में इसको माइनस करो तो माइनस का x बाई 4 होगा, ये प्लस है तो माइनस का 3 बाई 2 होगा। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी देखते रहे, हो सकता है डायरेक्ट कर रहे। तो ये बचेगा x बाई 4 माइनस 3 माइनस 2 बाई 3, 2 3 6, तो माइनस का 9 बाई 2 हो जाएगा ये। अब बात करता है थर्ड कस्टमर की,
तो रिमेनिंग का हाफ फिर ले जाता है, तो यानी x/8 माइनस 9/4 प्लस 3 kg ले जाता है। तो इनका कैलकुलेशन क्या बचेगा, 3 4 जा 12, 12 माइनस 9, यानी x/8, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3/4। अब लास्ट सेंटेंस फिर पढ़े, ये प्रोसेस चल रहा है। फाइनली व्हेन द शॉप सेल्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी and additional 3 kg of these gains, the third customer there is no gains in left, यानी अब इसके ले जाने के बाद रिमेनिंग बचेगा 0। तो थर्ड कस्टमर के ले जाने के बाद यानी कि x/4 माइनस 9/2 में से थर्ड कस्टमर लेके गया है x/8 माइनस का 3/4 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोल रहा है देयर इज नो गेन्स, यानी कि 0 है। अब आप यहां से सॉल्व करते हो तो ये तो आ गया x/8 माइनस, अब 9/3 9/4 एलसीएम आ गया यहां से क्या हमारा, पूरे में ही रुके, मैं इसको और इजी कर सकता हूं, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब यहां से हमने एलसीएम ले लिया 8, सीधे 8, तो ये हो गया क्या 2x माइनस 2 4 जा 8, 9 4 जा 36, 8 यानी माइनस x, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 0, 2x माइनस x, x बचा, 36 माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 42 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 42। तो 42 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर इसको ऑप्शन से हम करते तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए सपोज ऑप्शन में 42 है, तो फर्स्ट कस्टमर क्या करेगा, 42 का हाफ 21 प्लस 3 kg यानी 24। तो फर्स्ट कस्टमर कितना लेके जा रहा है, फर्स्ट कस्टमर हमारा लेके जा रहा है 24, तो रिमेनिंग क्या बचा 42 माइनस 24, तो ये बचेगा 18। अब सेकेंड कस्टमर हाफ यानी कि 9 प्लस 3 लेके गया 12, तो रिमेनिंग क्या बचा अब इनका 18 माइनस 12 बचा 6। थर्ड कस्टमर आता है, इसका हाफ यानी कि 3 प्लस 3, यानी थर्ड कस्टमर लेके गया, तो रिमेनिंग क्या हो गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर इज 42। तो हम इसको ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते थे, तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत जल्दी कर सकते थे हम लोग इसको भी। अब आइए वर्क एंड टाइम से देखते हैं, इसका भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ। अब जैसे देखिए, रेनू वुड टेक 15 डेज वर्किंग 4 आवर्स पर डे। अगर 4 आवर्स पर डे करते हैं और 15 डेज तक रेनू करती, तो रेनू क्या करेगी 15 इंटू 4 टोटल करेगी 60 आवर्स। बात करेंगे सीमा वुड टेक 8 डेज वर्किंग 5 आवर्स पर डे। तो सीमा अगर 8 डेज करते हैं और 5 आवर्स पर डे है, तो ये 40 आवर्स करते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़े, पहले अगर इन दोनों का बेसिक देखें तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो क्या आ गया 120। तो टोटल वर्क क्या हो गया 120 यूनिट, टोटल वर्क हमारा हो गया 120 यूनिट। अब आगे मैथ्स क्या है, जो कहे वही करो। दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर कंप्लीट दिस टास्क, सीमा एग्रीड। अब यहां ध्यान से देखिएगा, रीना है और सीमा है, अब दोनों का यहां से देखिएगा, जो कहे वही करना। सीमा agreed to work for double the number of hours पर डे एज रेनू। तो रेनू सपोज अगर मैं रेनू का यहां से निकालूं, पहले थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन और कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले रेनू का यहां से बेसिक निकाल देते हैं। तो रेनू हमारी कितना करेगी, टोटल है 120 यूनिट्स, तो रेनू 120 बाय 60 यानी 2 यूनिट्स पर आवर कर रही है। और अगर हम सीमा की बात करेंगे तो 120 बाय 40 यानी 3 यूनिट्स पर आवर काम कर रही है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहां से क्या कह रहा है, रेनू और सीमा हमने लिख दिया फिर से। सीमा एग्रीड टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू। तो रेनू सपोज 2 आवर्स करती है, तो ये क्या कर रही है 4 आवर्स कर रही है। ठीक,
4 आवर्स। आगे जो कहे वही करो, कुछ और अलग अलग नहीं करेंगे। नंबर ऑफ, अब यहां से while Renu agreed to work double the number of days as सीमा, सीमा अगर सपोज डी डेज में करती है तो रीनू 2 डेज में करती है। तो अब अगर इनका टोटल यूनिट वर्क निकालें तो क्या हो गया 4D, और रीनू कितना यूनिट पर डे करती थी 2 यूनिट, तो इंटू 2, प्लस सीमा का निकाले तो ये 4D है, और ये पर डे पर यूनिट कितना कर रही थी 3। तो दोनों का टोटल अगर हम निकाले तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 8 प्लस 12 20 डेज आया कि नहीं टोटल। और टोटल यूनिट वर्क करना कितना था इनको 120, तो 20 डेज इज इक्वल टू घोड़ा बराबर घोड़ा 120, तो 26 या 120, तो आंसर क्या आएगा, ये भी टीटा क्वेश्चन था 6 डेज। तो बस थोड़ा सा ये लाइन था, इसको ध्यान से देखना था। अगर यहां पे जो कहे वही कर दिए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर इस पे थोड़ा भी मिस्टेक किए तो आपका आंसर निश्चित है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से करने लायक था इन सब में। तो अब अगला हमारा है स्पीड टाइम डिस्टेंस है। मुझे लगता है ये मेरा टाइप 1 ही क्वेश्चन है, ये बहुत आसान आया था, जरूरत से ज्यादा आसान। तो देखिए यहां से टू प्लेसेज ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट, ये हमने बनाया ए और ये बी, और इनके बीच की डिस्टेंस दिया है 45 किलोमीटर, कनेक्टेड बाय अ स्टेट रोड। अनिल गोज फ्रॉम ए टू बी, अगर हम अनिल की बात करें एस ए, तो ए से बी जा रहा है, वाइल सुनील गोज यानी एस एस हमारा बी से ए आ रहा है, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। अब मैंने आपको पढ़ाया था सेम टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सपोज ये एक्स है ये वाई है, तो क्या होती है एक्स प्लस वाई। तो अगर मान लिया इसकी एक्स है इसकी वाई है, तो सेम टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी प्लस होगी। कितनी देर में क्रॉस करते हैं 1 आवर 30 मिनट। तो देखो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस दिया है 45 किलोमीटर, सुनील और अनिल की स्पीड रिलेटिव क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई, इज इक्वल टू दिया है 1 आवर 30 मिनट। तो अगर 1 आवर 30 मिनट का आप देखोगे तो 1 प्लस 30/60, तो 1 यानी कि 3/2 हमने कन्वर्ट कर लिया आर में इसको भी। 15 3 जा 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 30। x प्लस वाई हमारा क्या आ गया 30 आ गया। अब ये बन गया इक्वेशन 1। आगे देखते हैं हम लोग। इफ अनिल रीचेज बी एग्जैक्टली 1 आवर 15 मिनट आफ्टर सुनील। अब देखिए यहां से अगर एक रीजनिंग लगाए तो अनिल सुनील से लेट पहुंचता है, द स्पीड ऑफ द अनिल इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों का टोटल 30 है, यानी आना एवरेज देखे तो 15 है। तो अगर इसको ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसकी स्पीड कम रही होगी, तो 15 से तो कम होगी। तो वैसे भी बिना सॉल्व किए हम चाहे तो मार सकते हैं आंसर 12 है। पर आगे देखते हैं अभी। तो अब देखिए यहां पे टाइम किसको ज्यादा लगा, अनिल रीचेज बी एग्जैक्टली 1 आवर 45 मिनट आफ्टर सुनील, यानी इनकी स्पीड स्लो है अनिल की, तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि डिस्टेंस अपॉन अनिल माइनस डिस्टेंस अपॉन सुनील इज इक्वल टू 1 आवर 15 मिनट का मतलब है 1 प्लस 15/60, 15 4 जा 60, 5/4, तो टाइम दिया है 5/4। अब आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि अनिल का निकालना है, तो सुनील को अनिल में कन्वर्ट कर दो, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहां पे रख दो 45, कॉमन निकाल लो, या अभी रुक जाओ लिख देते हैं x माइनस 45, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/4। अब आप 45 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ गया 30 माइनस एक्स अपान 30 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। 5 9 जा 45, 5 9 4 जा 36। अब यहां से देखिए हम लोग लिख रहे हैं 9 4 जा 36 इंटू 3, 36 3 जा 108,
तो 1080 माइनस ये 2x है माइनस का, तो 9 4 जा 36, 36 2 जा 72x इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ले आओ तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 72x माइनस 30। फिर से एक बार देख ले, 4 इंटू 9 बचा, 5 9 जा 45, 4 9 जा 36, 36 इंटू 30, तो 36 इंटू 3 108 एकदम सही है। तो 1080 यहां पे बचा माइनस 2x, 36 2 जा 72x इज इक्वल टू 30 माइनस क्या है ये आपका, हमने यहां से एलसीएम लिया था, तो 30x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 30x है, यही गलती हो रहा है, क्या है ये 30x है, तो 30x माइनस एक्स स्क्वायर, 30x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा केयरफुली चीजें लिखी जाती है। ये हो गया, यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो अब इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 72x माइनस का 30x प्लस का 1080 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 30 और 72 मिला के कितना हो गया, 30 और 72 अगर हम ऐड करेंगे तो 102, तो एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 1080 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो तो 90 और 12 बन रहा है, तो यहां से अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो मैं यहां से थोड़ा सा ये स्पेस ले लेता हूं, ये तो अब यहां से देखें तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 90x माइनस का 12x प्लस 1080 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 90 माइनस 12 कॉमन लिया तो x माइनस 90, तो एक x की वैल्यू हो गई माइनस 90 x माइनस 12, तो x की वैल्यू एक हमारी मिल रही है 90 और एक मिल रही है हमारी 12, तो 90 तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि दोनों के मिला के 30 है, तो आंसर इज 12। तो अगर कॉन्सेप्ट से भी करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पड़ा लेकिन बहुत छोटा सा आसान सा क्वाड्रेटिक है, तो देखिए बहुत आसान था ये पोर्शन और बहुत अच्छी परसेंटाइल लाई जा सकती थी इस सेक्शन में, आपके क्वांट सेक्शन में। तो आगे देखते हैं हम लोग अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम एजुकेशन। मैं सनी रजानी, क्वांट मेंटर टीसीएम एजुकेशन, आपके साथ क्वांट के क्वेश्चंस यूनिट 3 और यूनिट 4 स्लॉट 1 के डिस्कस करने के लिए आया हूं। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस ऑलरेडी सर आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्वांट एडवांस सेक्शन के यूनिट 3 और यूनिट 4 के। जैसा कि पेपर का डिस्कशन हुआ, एनालिसिस हुई, सर ने आपको बताया कि पेपर क्वांट का काफी आसान आया था स्लॉट 1 में, और जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे काफी क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में हुए भी हैं। आपको क्वेश्चन में x1 x2 x3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में आपको दे रखे हैं, और आपसे कहा गया है फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज -4। तो अगर हम फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ए ले ले और कॉमन डिफरेंस को डी ले लें, तो फिफ्थ टर्म का मतलब a प्लस 4d की वैल्यू हमें -4 दे रखी है। सेकंड कंडीशन हमको दे रखी है जिसमें सिक्स टर्म का यूज किया गया है। सिक्स टर्म मतलब a प्लस 5d एंड नाइन्थ टर्म इज a प्लस 8d। दैट शुड बी इक्वल टू a प्लस 10d एंड a प्लस 12d। On simplifying, we will get 2a plus 10d and 2a plus 16d.
that should be equal to 2a plus 22d. After simplifying, we will get 2a that should be equal to minus 4d, a की वैल्यू माइनस 2d. इस एक्सप्रेशन को, जो पहला एक्सप्रेशन हमने बनाया, उसमें यूज करते हैं a की जगह माइनस 2d पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को. तो जो पहली इक्वेशन थी हमारी, उसमें a प्लस 4d की वैल्यू 5 थी, a की जगह हमने माइनस 2d रखा. तो ऑन सॉल्विंग वी गेट 2d इज इक्वल टू माइनस 4, यानी d की वैल्यू आ गई माइनस 2. इस d की वैल्यू को अगर हम वापस अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो यहां से हमें a मिल जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2, दिस कम्स आउट टू बी 4. दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई हमारी 4 और d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 2. अब किसी भी एपी में अगर a और d पता लग जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. तो जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है x100, तो दिस बिकम्स a प्लस 99d. बस आप यहां पर a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह 4 पुट कर दीजिए और d की जगह माइनस 2. तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 198, this comes out to be minus 194. So that means A option is correct of this one. तो ये क्वेश्चन हमारा काफी आसान क्वेश्चन था और इजीली बच्चों से हो भी गया था. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन हमारा इनइक्वालिटी सेगमेंट का क्वेश्चन है और इसका कोरिलेशन जीआईएफ से है. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये जान लें कि जीआईएफ का मतलब क्या होता है. बेसिक मीनिंग ऑफ जीआईएफ इज, जीआईएफ दिया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका सिंबल ये होता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है जिसकी वैल्यू 2.3 है, इसका आपको जीआईएफ बताना है. तो अगर इसका जीआईएफ आपको बताना है तो इससे जस्ट छोटे इंटीजर जो जो पॉसिबल है पहले आप उनको लिख लीजिए और उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो उसका जीआईएफ कहलाता है. बट अगर यही क्वेश्चन में अगर खुद नंबर इंटीजर हो जाए तो वो खुद के इक्वल हो जाता है. दैट मींस जीआईएफ का जो बेसिक मीनिंग होता है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू. मतलब इसकी टर्मोलॉजी ही आपको सारी चीज दिखा देती है कि इसका मीनिंग क्या होता है. मतलब या तो वो आपसे लेस होगा या तो आपके इक्वल होगा. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि an इज द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग देन √n. मतलब an जो दे रखा है वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अंडर √n का इंटीजर पार्ट दे रखा है और n की वैल्यू क्वेश्चन में 1 2 3 4 अप टू 50 है. मतलब हमको कुल मिलाकर इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है. तो द बेसिक मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर हम n की जगह वैल्यू प्लेस कर दे तो ये हमारा बन जाएगा √1, ये हमारा बन जाएगा √2, ये हमारा बन जाएगा √3. इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन जो बन जाएगा वो बन जाएगा √50 तक. अब हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन की कि √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 की वैल्यू कितनी होगी. तो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो इंटीजर पार्ट में अगर √1 लेते हैं तो √1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी. मगर हम बात करें √2 की तो √2 होता है 1.414, तो 1.414 का इंटीजर पार्ट लेंगे तो वो भी 1 आएगा. इसी तरह √3 का इंटीजर भी 1 ही आएगा. बट अगर हम बात करें √4 की, √4 का खुद का इंटीजर पार्ट हो जाता है 2. √5 की बात करें तो वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट भी 2 हो जाएगा. √6 का भी, √7 का भी और √8 का भी. बट जैसे ही ये मोमेंट 9 पे आएगा तो 9 खुद 3 होता है. सिमिलरली 9 को अगर 16 तक लिया जाएगा तो 16 तो 4 होता है, मगर 15 तक के सारे नंबर जितने भी होंगे वो सारे हमारे 3 होंगे. मतलब 3 जो होगा वो 3 3 3 7 बार आ जाएगा. सिमिलरली इस पैटर्न को अगर फॉलो कराया जाए तो 4 जो आएगा वो 9 बार हो जाएगा. 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब 9 टर्म्स होंगे, सबकी वैल्यू 4. सिमिलरली 25 से लेकर 35 तक 11 टर्म्स होंगे, सबकी वैल्यू 5. सिमिलरली अगर हम बात करें 6 की तो 6 का मतलब 36 वैल्यू हो जाएगी. 36 जो होगा वो आपका 36 37 38 39 अप टू 48 जितने भी नंबर्स आएंगे सबकी वैल्यू 6 होगी और वो 13 बार आएगी. हमें सिर्फ 50 तक जाना है तो 7 49 का अंडर रूट होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है. 7 और 50 का भी 7 ही हो जाएगा बिकॉज इंटीजर पार्ट लेना है. तो 7 और 7 हमारे पास 2 बार आएगा. दिस कम्स आउट टू बी 7 इंटू 2 14. तो अगर इन सारी वैल्यूज को एडअप कर दिया जाए तो 1 हमारे पास टोटल आया 3 बार
2 जो आया वो हमारे पास 5 बार, 3 जो आया वो हमारे पास 7 बार, 4 जो आया वो हमारे पास 9 बार, 5 जो आया वो हमारे पास 11 बार, 6 जो आया वो हमारे पास 13 बार और 7 सिर्फ 2 बार आया यानी 14. दिस कम्स आउट टू बी फाइनल 217. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 217. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पहले अगर आप वो समझ लीजिए तो ये क्वेश्चन काफी इजीली आपसे हो जाएगा. जैसे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग काफी ऑलरेडी पहले क्वेश्चन भी पीछे जा चुके हैं कैट में, और बेसिक अलजेब्रा के टर्म्स में अगर हमसे कहा जाए कि दो नंबर्स हैं जिनका जो सम है अगर वो जीरो होता है, लाइक ए और बी दो टर्म्स हैं, उनके स्क्वायर का सम अगर जीरो है, मतलब एक नंबर ए है जिसका स्क्वायर और एक नंबर बी है जिसका स्क्वायर, अगर दोनों का सम जीरो है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ शुड बी इक्वल टू जीरो. सिमिलरली अगर ए बी सी तीन टर्म्स हैं जिनके स्क्वायर का सम जीरो है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दैट शुड बी इक्वल टू जी. तो अगर इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा काफी आसान सा क्वेश्चन था. इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो हमको दे रखी है a बाई 4, और x माइनस वाई माइनस जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है a बाई 4 प्लस 3 बाई 4. हमने 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया. अब अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां से फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 3 बाई 4. अब यहां से आपको सिंपल सा काम करना है कि एक्स स्क्वायर के जितने टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए और वाई स्क्वायर के जितने टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए, और जो माइनस का 3 बाई 4 आया है उसको प्लस का 3 बाई 4 कर लीजिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो अब यहां से आपके पास एक्सप्रेशन जो आ गया, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से आप 3 बाई 4 को ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 4. सिमिलरली वाई वाले टर्म को भी ब्रेक कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बाई 4, और जेड स्क्वायर वाले टर्म को भी ब्रेक कर लीजिए, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बाई 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0. अगर परफेक्ट स्क्वायरिंग कॉन्सेप्ट पे जाएं तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर. दूसरा एक्सप्रेशन जो लिखा है वो लिखा है y प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड तीसरा एक्सप्रेशन जो लिखा है z प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. अब इस एक्सप्रेशन को अगर आगे प्रोसीड किया जाए तो जो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसमें अभी जैसा कि हमने सीखा कि अगर सारे टर्म्स को इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो x का जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी, जो फर्स्ट टर्म दे रखा है उसे अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0, y प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0 एंड z प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0. मतलब x की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो 1 बाई 2 आ जाएगी, y की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगी, और z की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगी. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है a की वैल्यू, तो पहला एक्सप्रेशन था 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू a. अगर हम तीनों की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें तो 1 बाई 2 का स्क्वायर भी 1 बाई 4, माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर भी 1 बाई 4 और जेड का भी 1 बाई 4 आ जाएगा. तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा 3 बाई 4 आ जाएगा. 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट एंड दिस कम्स आउट टू बी वैल्यू ऑफ a. तो दैट मींस a की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 3 हो गई. तो ये भी एक पुराने कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन था. इस तरह के काफी क्वेश्चन ऑलरेडी कैट पूछ चुका है. तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन भी हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन था और ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें बस एक चीज का ध्यान रखना था कि जैसे इसने क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक क्यूब दे रखा है जिसके जो एक स्फीयर के अंदर है, इसको इंस्क्राइब किया गया है. तो बस इसमें समझने वाली बात यह थी कि अगर कोई क्यूब स्फीयर में इंस्क्राइब किया जाएगा तो जो डायगोनल ऑफ अ क्यूब होगा वो हमारे लिए डायमीटर ऑफ अ स्फीयर होगा.
इस पूरे क्वेश्चन का जो की पॉइंट था वो सिर्फ इस वर्डिंग पे ही था कि क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकालना है। मतलब अगर आप स्फीयर की रेडियस निकाल के दे दो तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो हमको डेटाबेस दे रखा है, अगर उसको हम लिखना स्टार्ट करें तो हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि सरफेस एरिया हमको दे रखा है। तो अगर क्यूब की साइड्स को एल बी एच कह दे तो जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का, दैट इज 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमको दे रखा है 846। और सम ऑफ ऑल एजेस, एजेस मतलब अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में 4 बार हमारी लेंथ आती है, 4 बार विड्थ आती है और 4 बार हाइट आती है, एंड दिस वैल्यू इज 144। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 36 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमको जो एक एक्सप्रेशन पहले से दे रखा था, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे कहा गया है कि हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। जैसा कि अभी डिस्कस हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आर की। और जैसा कि डायग्राम में आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो डायग्राम में डायगोनल है वो हमारे लिए रेडियस डायमीटर का काम करेगा स्फीयर के। मतलब वी कैन से दैट कि जो डायगोनल डी है वो हमारे लिए 2r होगा, और फॉर्मूला ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब जो होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो अब हमारे पास ये एक रिलेशन जो हमें चाहिए और ये जो दो चीजें हमको दे रखी हैं, तो अगर इसको हम लोग फॉर्मूला वाइज कनेक्ट करें तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हम इस फॉर्मूले का यूज करके L प्लस बी प्लस एच की जगह 36 पुट कर दें। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां पे डी बोली है अंडर रूट की, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है डी की वैल्यू 2r है। अगर हम यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रख दे 846, तो यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1296 माइनस 846, दिस कम्स आउट टू बी 450। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी 450 आ गई। अब हमको निकालना था इसमें रेडियस, तो रेडियस को निकालने के लिए हमें कनेक्ट कराना पड़ेगा डायगोनल को डायमीटर से। तो अगर हम लोग डायमीटर को डायगोनल से कनेक्ट कराएं तो जैसा कि फोटो से क्लियर था कि जो डायमीटर था वो हमारा डायमीटर के इक्वल है, तो हमारे हिसाब से डायगोनल था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, and by the diagram it is equal to 2r, that means L square plus B square plus H square की वैल्यू 4r square। इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली 450, that should be equal to 4r square। तो यहां से r square का वैल्यू हो गया 450 divided by 4, this comes out to be 225 divided by 2। स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो r is equal to 15 upon root 2, मतलब जो R है वो हमारा निकल के आ गया 15 अपॉन रूट 2, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया था वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ आर स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर 4/3 पाई आर क्यूब में R की वैल्यू पुट की जाए 15/√2 और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 4/3 पाई, 15 का क्यूब का मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 2√2, तो 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 5 जा 15 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 15 इंटू 15 225, 220 इंटू 5 इज 1125, 1125। और हमारे पास यहां पर ये 2 था, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर √2 आ जाएगा और साथ में पाई आ जाएगा। तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1125 √2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हो जाएगा। तो ये एक मेंसुरेशन का आसान सा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे ही हमें काम समझ में आ गया। की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि अगर आपको ये क्लियर होता कि जो डायगोनल है वो डायमीटर का काम करेगा तो आप इसको काफी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ ज्योमेट्री सेक्शन, और ये ज्योमेट्री का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो काफी बार ऑलरेडी कैट में रिपीट हुआ है। जैसे क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले, एबीसीडी हमको एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें एबी 56 और बीसी 45 दे रखा है, और ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ सीडी है, और लेंथ हमें रेडियस की बतानी है इन सर्कल की कितनी होगी। तो अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए
तो ये एक सिंपल सा ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल एक दिया हुआ है और इसमें आपको एक इन सर्किल दे रखा है जिसकी रेडियस आपको डिफाइन करनी है कितनी होगी। ऐसे ऑलरेडी काफी क्वेश्चन कैट पहले भी पूछ चुका है। ए बी की वैल्यू हमको 56 दे रखी है और ई अगर मिड पॉइंट है सी डी का तो जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा, और अगर वो मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस 28 आ जाएगी। जो विड्थ दे रखी है वो इसकी 45 दे रखी है। तो ऑन दैट बेसिस अगर हम आपसे बात करें यहां पर, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। तो अगर हम पाइथागोरस से ए ई को निकालें तो ए ई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 45 हो जाएगा 2025 एंड 28 का स्क्वायर हो जाएगा 764। तो दिस कम्स आउट टू बी सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू हमारी आ रही है 53। मतलब जो हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस डायग्राम है वो हमारे लिए 53 निकल के आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन सर्किल की रेडियस कितनी होगी। मतलब ये जो डायग्राम आपको दे रखा है इसमें रेडियस पूछी है, अगर ये आर है तो ये भी आर होगी। अगर हम पूरे ट्रायंगल की साइड 28 बोल रहे हैं और ये नीचे वाली डिस्टेंस आर है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बची दैट इज 28 माइनस आर। सिमिलरली अगर यहां पे देखें ये डिस्टेंस अगर आर है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर तो ये जो डिस्टेंस बची ऊपर वाली हमारे पास ये बची 45 माइनस आर। बाय द प्रॉपर्टी वी कैन से दैट कि अगर इसका नाम P रख लिया जाए, इसका नाम Q रख लिया जाए और इसका नाम R रख लिया जाए तो जितना डिस्टेंस AP होगा उतना ही डिस्टेंस AR होगा, और जितना डिस्टेंस BP होगा, जितना डिस्टेंस DQ होगा उतना ही डिस्टेंस DP होगा। और सिमिलरली यहां से अगर देखा जाए तो जितना डिस्टेंस हमारा QE होगा उतना ही डिस्टेंस हमारा QER हो जाएगा। और ER की वैल्यू जो है वो हमारी 28 माइनस आर है तो ये दोनों वैल्यू 28 माइनस आर हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम AP और AR की बात करें तो AP और AR की वैल्यू हमारी 45 माइनस आर हो जाएगी। बाय द डायग्राम इट इज क्लियर, जो हमारा AE है वो AR और ER का सम है। AR की जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 45 माइनस आर और ER की जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 28 माइनस आर एंड दिस कम्स आउट टू बी 53। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस कम्स आउट टू बी 73 माइनस 2R दैट शुड बी इक्वल टू 53। 20 इज इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू जो निकल के आ गई वो हमारी 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। मतलब रेडियस ऑफ इन सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। तो दैट इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था। ये भी एक सिंपल सी अप्रोच थी, इसको क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसमें इन रेडियस निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते थे और आंसर को एक लाइन में निकाल लेते थे। अगर कोई ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल है जिसमें इसकी ये साइड A है, ये साइड B है और अंदर एक सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस R है, और हाइपोटेन्यूज आप C मान लीजिए। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था क्लासरूम प्रोग्राम में दैट इज R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इन सर्किल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर। तो अगर फॉर्मूला बेस पे जाए तो हम लोग इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते थे। हमें ऑलरेडी दे रखा है कि जो साइड ऑफ द ट्रायंगल है दैट इज 1/28 एंड 45, और अगर पेरीमीटर की बात करें तो एक साइड 28 है, एक साइड 45 है और एक साइड हमने कैलकुलेट की वो 53 आ गई विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो यहां से 2 और 2 हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो दिस इज 28 इंटू 45, नीचे ऐड कर लिया जाए तो 45 8 5 13 13 और 6 16 5 4 9 9 2 11 11 और 2
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 10 निकल के आ जाएगी। तो आप चाहें तो फॉर्मूले का भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे और फॉर्मूले का यूज करके आंसर को सिंप्लीफाई कर सकते थे। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ पीएनसी क्वेश्चन। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था और ऑलरेडी ये क्वेश्चन क्लास में हुआ था। इस टाइप की वैरायटी पहले भी एक बार कैट पूछ चुका है, कैट 22 में। तो इस क्वेश्चन में हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना था और 4 डिजिट के नंबर के हिसाब से हमें सम ऑफ द डिजिट निकालना था। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें ए बी सी 3 डिजिट का एक नंबर है जिसमें तीनों डिजिट अगर डिफरेंट हैं, तो इनको अगर रीअरेंज किया जाए तो ये हमारे पास फैक्टोरियल 3 यानी 6 तरह से अरेंज हो सकता है। 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, अगर इनको हम अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 तरह से अरेंज हो जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस पैटर्न को ध्यान से एनालाइज करिए तो आपको एक बात समझ में आएगी। इस पैटर्न में हर नंबर हर पोजीशन पे 2 बार आ रहा है। ए को अगर देखा जाए तो ए भी फर्स्ट पोजीशन पे 2 बार आ रहा है, बी भी फर्स्ट पोजीशन पे 2 बार आ रहा है और सी भी फर्स्ट पोजीशन पे 2 बार आ रहा है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो जैसे पहला टर्म है a इंटू 100 10 इंटू बी और c इंटू 1। दूसरे टर्म को लिखें तो ये हो जाएगा a इंटू 100 10 इंटू सी प्लस 1 इंटू बी। सिमिलरली और भी एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें तो हमें ये पैटर्न में समझ में आ रहा है कि हर नंबर हर पोजीशन पे 2-2 बार आ रहा है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को आपस में एड अप करें तो इसमें आपको समझना ये होगा कि जैसे भी आपने बोला कि हर नंबर हर पोजीशन पे 2 बार आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को निकाल के कर लिया बाहर। तो हर नंबर हर पोजीशन पे अब एक बार आएगा, तो ए फर्स्ट पोजीशन पे आपका एक बार हो गया, ए सेकंड पोजीशन पे आपका एक बार हो गया और ए लास्ट पोजीशन पे भी आपका एक बार हो गया। सिमिलरली यही चीज सिंपली बी के साथ भी होगी। और सिमिलरली यही चीज सिंपली सी के साथ भी होगी। तो अगर इस पूरे क्वेश्चन को अब पैटर्न को एनालाइज कर लिया जाए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना दैट इज 100a प्लस 10a प्लस 1a में a को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर आ गया 100 प्लस 10 प्लस 1। सिमिलरली बी में भी यही चीज, सिमिलरली सी में भी यही चीज। दैट मीन्स फाइनल कंक्लूजन 2 बाहर, 100 प्लस 10 प्लस 1 तीनों में आ रहा है, तीनों में बाहर, और अंदर जो बचा डेट इज a प्लस बी प्लस सी। नाउ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वर्डिंग इज कि 2 डिफाइन कर रहा है हर नंबर हर प्लेस पे कितनी बार आएगा। अगर सपोज करिए ये 3 डिजिट का नंबर था, तो अगर हम a को फिक्स करते तो b और c आपस में एक दूसरे को फैक्टोरियल 2 तरह से अरेंज करते। सिमिलरली अगर हम b को फिक्स करते तो c और a भी यही काम करते और c को फिक्स करते तो a और b भी यही काम करते। a प्लस बी प्लस सी हमको बता रहा है सम ऑफ डिजिट, और जो आगे का एक्सप्रेशन है 10 प्लस 100 प्लस 1 वो ये बता रहा है कि 100 प्लस 10 प्लस 1 जो है वो 3 डिजिट के नंबर में किस तरह से अरेंज किया गया है, 3 प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे और 100 प्लेस पे। अब इस फाइनल वर्डिंग को अगर हम कंक्लूड करके फॉर्मूला डिजाइन कर दे परमानेंटली, तो अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर था तो आपके पास सबसे पहले आया 2 ने हमको बताया हर नंबर हर प्लेस पे कितनी बार आएगा, जिसको हम फैक्टोरियल 2 से भी डिफाइन कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी हमको बताता है सम ऑफ डिजिट, और आगे का जो 100 प्लस 10 प्लस 1 है वो ये बताता है कि हर नंबर हर प्लेस पे कितनी बार आएगा। अगर उस एक्सप्रेशन को हम जीपी से ऐड कर दें तो वो एक्सप्रेशन हमारा 10 क्यूब माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द 3 डिजिट। अब ये जनरलाइज फॉर्म में बात किया जाए कि अगर सपोज करिए 4 डिजिट होती
तो 4 डिजिट के केस में हर नंबर, एक नंबर को फिक्स करने पर बाकी 3 नंबर हर प्लेस पे फैक्टोरियल 3 तरह से अरेंज होते हैं। अगर 4 डिजिट्स है ए बी सी डी तो वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाता है। और अगर 4 है तो उसमें 100 प्लेस के बाद 1000 प्लेस भी आता, तो ये एक्सप्रेशन 10 की पावर 4 अपॉन 10 माइनस 1 हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वैल्यू हमको 1.153310 प्लस एन दे रखी है। तो दैट इज द कंक्लूजन। इस बेसिस पे हम अपने एक्सप्रेशन को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं और एक साथ एन और ए प्लस बी प्लस सी दोनों डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू की बात की जाए तो फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। 10 की पावर 4 10,000 माइनस 1 9999, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1111। दिस कम्स आउट टू बी 153310 प्लस एन। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि 153310 प्लस एन अपॉन में 6 इंटू 1111, ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होना चाहिए न्यूमरेटर, और 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तो दो मीनिंग है, आखिरी डिजिट आपकी इवन आनी चाहिए और सम ऑफ द डिजिट भी आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर सम ऑफ द डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए और आखिरी इवन आनी चाहिए तो आखिरी प्लेस पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होने के लिए जो हमारी डिजिट्स का सम है वो 3, 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर ये 13 आ जाएगा। तो हमारे पास डिजिट्स का सम हो गया 13 प्लस एन। अब ये 13 प्लस एन को अगर 3 से डिविजिबल होना है तो या तो एन की वैल्यू 2 हो सकती है या फिर एन की वैल्यू 8 हो सकती है। इस 2 और 8 में हमें कंक्लूड करना होगा कि कौन सा हमारा आंसर है। तो उसके लिए बस हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा भी इंटीजर आना चाहिए। जब हम यहां पर 2 को प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है वो डेसिमल में आ रही है, इसलिए 2 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो करेक्ट वैल्यू ऑफ एन आएगी वो हमारी 8 आ जाएगी। एंड ऑन दैट बेसिस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस कम्स आउट टू बी, अगर एन को 8 रखा जाएगा तो पूरा नंबर 1.3318 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6666। इसको जब डिवाइड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 23। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू जो आई वो 23, एंड ऑन उसमें कंक्लूड हुआ कि n जो हमें पुट करना है वो 8 पुट करना है। तो पूरे का अगर सम निकाला जाए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस n हो गया 23 प्लस 8, this comes out to be 31. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 31. दिस इज द गुड क्वेश्चन, बट ये था कि जैसे कि अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम के नोट्स देखेंगे तो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ था, इसको जनरलाइज फॉर्म में, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाते तो आपके लिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन से आप आंसर को डिफाइन कर सकते थे। अगर ये जनरलाइज फॉर्म में बात की जाए, जैसे ये 3 डिजिट और 2 डिजिट के लिए डिफाइन किया, अगर हम यहां पर एन डिजिट के लिए भी बात करें तब भी ये फॉर्मूला उतना ही आसान है। एन डिजिट में बस यहां पर जो आपका फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इस प्लेस पे हमारा जो आ जाएगा वो n माइनस 1 आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी की जगह n नंबर्स आ जाएंगे, और 10 की पावर 4 जो है वो 10 की पावर n हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, कॉमन सॉल्यूशन से रिलेट करके आया था। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बच्चों को इसमें दिक्कत हुई चीजों को समझने में, बट इसमें एज सच ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देते हैं इस क्वेश्चन को तो आपको चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाती। क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन टाइम्स एक्स प्लस 35 हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट, मतलब जो रूट है वो हमारा नेगेटिव रूट कॉमन। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखें, तो इन दोनों इक्वेशन या तीनों इक्वेशंस में हमसे कहा गया है, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। इन तीनों इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई किया जाए और समझने की कोशिश की जाए, रूट्स निकालने की कोशिश की जाए, बिकॉज एक्स ऐसा रूट है जो तीनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया।
और उसमें से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ये इसलिए स्ट्राइक करता है कि पहले और दूसरे में m और n के जो पॉजिटिव टर्म्स है जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो थर्ड इक्वेशन में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पहला वाला एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया, नीचे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म सब आपस में कैंसिल आउट, और 9 प्लस 17 और माइनस का 35 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर 19 और 7 26 माइनस 35, ये आ जाएगा हमारा -9, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारी +-3। बट जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि नेगेटिव रूट कॉमन है तो एक्सेप्टेबल वैल्यू इज -3। अब क्योंकि ये तीनों का रूट है तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपने कहा फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x की जगह -3 रखें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 9 - 3m + 9 दैट शुड बी इक्वल टू 0। 3m इज इक्वल टू 18, यानी m की वैल्यू हमारी आ गई 6। इसी तरह से अगर हम सेकंड इक्वेशन में रखें इसको, तो सेकंड इक्वेशन में जब प्लेस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 9 - 3n + 17 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 3n की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 26। तो हमारे पास 3n की वैल्यू 26 और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 2m + 3n निकालना है, तो 2m + 3n का मतलब हो गया 2 × 6 12 हो जाएगा, और 3n तो डायरेक्टली 26 आया है, तो 12 + 26 दिस कम्स आउट टू बी 38। तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना था कि जो कॉमन रूट है उसको निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना था, जबकि वो पैटर्न से क्लियर हो रहा था कि अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m और n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे तो ये लोगों को फंक्शन का क्वेश्चन दिखा, बट ये एक्चुअल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर फंक्शन की बात की जाए तो अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो डायरेक्टली ऑन टू फंक्शन का यूज करके भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, बट हम लोग इसको समझते हैं पीएनसी के थ्रू, और पीएनसी के थ्रू ही क्वेश्चन को करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन को देखा जाए कि हमें एक सेट ए दे रखा है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 3 5 7 11 एंड 13, और हमारे पास जो दूसरा सेट दे रखा है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज 1 8 एंड 27। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ ए इज इक्वल टू बी। इस चीज का मतलब है कि ए सेट के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए, मींस हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि अगर हम सारे एलिमेंट को 1 से कनेक्ट कर दें, मतलब 2 को भी 1 से, 3 को भी 1 से, 5 को भी 1 से, 7 को भी 1 से, 11 को भी 1 से एंड 13 को भी 1 से, तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने केसेस बनेंगे। द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हम ये सोचने जा रहे हैं कि पहले टोटल फंक्शंस कितने होंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से जो केस हमारे डिजायबल नहीं है, जो हमको नहीं चाहिए, उनको हम माइनस कर देते हैं। तो अगर हम टोटल फंक्शंस की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास राइट हैंड में 3 चीजें हैं और लेफ्ट हैंड में हमारे पास 6 ऑप्शन है। तो अगर हम आपसे पूछें 2 के पास जाने के लिए कितने ऑप्शन, तो 2 के पास जाने के लिए 3 ऑप्शन, सिमिलरली 3 के पास जाने के लिए 3 ऑप्शन, 5 के पास जाने के लिए 3 ऑप्शन, तो हमारे पास 6 थिंग्स है, तो टोटल ऑप्शन जो बनेंगे वो 3 की पावर 6 729 हो जाएंगे। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, मगर इसमें से वो सारे फंक्शंस भी इंक्लूड है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज या तो 1 से कनेक्ट होंगी, सारी की सारी वैल्यूज या तो 8 से कनेक्ट होंगी या तो 27 से कनेक्ट होंगी। बट हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हम 2 को फिक्स कर देते हैं 1 से। अगर हम 2 को 1 से फिक्स कर देते हैं और
सारी वैल्यूज को 1 से फिक्स कर देते हैं तो ये 3 की पावर 6 टोटल हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गए 36 टू 3 की पावर 6 दैट इज 729। बट अगर सपोज करिए हम दो वैल्यूज को इंगेज कर दें, सारे को दो देकर ए को लीव कर दे, मतलब कहने का है 27 किसी की इमेज ना हो, बाकी सारे लोग किसी ना किसी की इमेज हो जाएं। तो जैसे आपने पीछे बोला कि हर एक के पास 3 ऑप्शन थे, तो अब आप बोलेंगे हर एक के पास 2 ऑप्शन होंगे। हमारे पास टोटल एलिमेंट 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो बन जाएंगे वो 2 की पावर 6। मतलब कहने का ये है 2 के पास जाने के लिए 1 और 8, 3 के पास जाने के लिए 1 और 8, 5 के पास जाने के लिए 1 और 8, 7 के पास जाने के लिए 1 और 8, 11 के पास जाने के लिए 1 और 8 और 13 के पास जाने के लिए 1 और 8। यानी हर एक के पास तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शन 2 की पावर 6। बट यही काम 8 के साथ भी हो सकता है। जैसे आपने 27 को लीव किया है, अगर हम 8 को लीव कर दें तब भी हमारे पास 2 की पावर 6 होंगे, और अगर हम 1 को लीव कर दें तब भी हमारे पास 2 की पावर 6 होंगे। मतलब इस तरह से अगर हम कहें तो हमारे पास 2 की पावर 6 के 3 केस बनेंगे, जिसमें एक एलिमेंट को छोड़ दिया गया है और बाकी सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए, तो मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट नहीं है। अभी हम इसको ऊपर वाले पार्ट में से सबट्रैक्ट कर देंगे। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। अगर हम आपसे कहें कि 2 को हम पार्टिसिपेट नहीं करा रहे हैं, सिर्फ एक ही को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, इसका मतलब देखा जाए तो इस चीज के हमारे पास 3 ऑप्शन बनेंगे। सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास 27 के पास आ जाए, सारे के सारे एलिमेंट पर 28 के पास आ जाए, और सारे के साथ हमारे पास 1 के पास आ जाए। बट ये दोनों ही काम ऑलरेडी इंक्लूसिव हो चुके हैं। मतलब कहने का जब हमने 3 की पावर 6 लिया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए थे माइनस, जब हमने दोनों पार्ट्स को दो दो एक एलिमेंट को इंगेज करके या एक एलिमेंट को कैंसिल करके बाकी 2 को सबसे इंगेज कराया था, उस केस में हमारे पास 2 की पावर 6 इंटू 3 ऑप्शन आए थे। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ये हमको नहीं चाहिए। और आखिरी वाले केस में जब हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को 27, सारे के सारे एलिमेंट 8 और सारे के सारे एलिमेंट 1 को दे दिए, ये वाला केस ऑलरेडी ऊपर आ चुका था, बट वो 2 बार हमारा इस केस में माइनस हो चुका है। जब हम 2 एलिमेंट्स को इंगेज करेंगे, मतलब एक को इंगेज करके 2 को देंगे, तो हर वैल्यू 2 बार ऑलरेडी हमारे पास इंक्लूड हो चुकी है। तो जो 2 बार माइनस हो गया था उसको हमें वापस एक बार एड अप करना पड़ेगा। मींस कहने का टोटल हमारे पास जो फंक्शन आया डेट इज 729, उसमें से जो हमने हटाया वो 64 इंटू 3, और हमको जो एडअप करना पड़ा, वो जो वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई थी डबल बार, उसको हमें वापस एडअप करना पड़ा, वो हो गई 3। यानी कुल मिलाकर जो हमारे पास फाइनल आंसर आया डेट इज 729 माइनस 192 प्लस 3। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 540। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 540। दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन काफी लेंदी भी जा सकता था, बट अगर थोड़ा सा अगर समझते तो आप पीएनसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते थे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी विद ग्राफ का क्वेश्चन था, और इस तरह के काफी क्वेश्चन ऑलरेडी आपने क्लास में किए हैं। जैसा कि 23 में सर्किल का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया था, वही काम इसने यहां पे भी किया कि सर्किल की इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया और आपके ग्राफ वाले पार्ट में एरिया को डिफाइन करने के लिए बोला है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो जो इक्वेशन दी गई हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है, देन हम आगे क्वेश्चन के ग्राफिंग वाले पार्ट पे आते हैं। इक्वेशन की अगर डिस्कशन किया जाए तो जो पहला इक्वेशन दे रखा है डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अगर इसको हम सर्किल की इक्वेशन में कंबाइन कराए तो विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4, उसका हाफ करेंगे 2, उसका स्क्वायर करेंगे +4 -4। सिमिलरली यहां पर भी यही काम +4 -4। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया, ये कंबाइन करने पे हमारा एक्सप्रेशन आ गया x + 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया y - 2 का होल स्क्वायर, और -4 मिलके हो गया हमारा 8, और
यहां पर इस 8 को अगर हम राइट हैंड में ले जाए तो यहां 8 आ जाएगा, यहां पर -4 था, +8 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा रेडी हो गया, जिसमें अब हमको साफ समझ में आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है सर्किल की इक्वेशन है, जिसमें सेंटर जो है वो -2, 2 और रेडियस जो है इस केस में हमारा 2 है और इस केस में हमारी रेडियस √8 यानी 2√2 हो जाएगी। तो यानी ये एक सर्किल की इक्वेशन बनी और ये हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है पहली, y इज ग्रेटर देन x प्लस 4। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके एरिया शेड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एरिया क्या निकल के आएगा, तो इसको हम सेट करते हैं। जैसे कि पहला एक्सप्रेशन दे रखा था y इज ग्रेटर देन x प्लस 4। तो y इज ग्रेटर देन x प्लस 4 में अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन x प्लस 4 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इसको सिंप्लीफाई करने के अगर देखा जाए तो सिंपली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप x को 0 डालिए तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी और y को 0 डालें तो x की वैल्यू हमारी -4 आ जाएगी। मतलब इसकी अगर ड्राइंग की जाए तो एक पॉइंट जो है वो हमारा -4, 0 है और एक पॉइंट जो इधर से आ जाएगा वो हमारा 0, 4 आ जाएगा। अगर इन दोनों को ड्रॉ कर दे तो ये हमारी एक लाइन बन गई, बट क्वेश्चन में हमको यहां पर इनइक्वालिटी का साइन दे रखा है, तो हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एरिया हमारा कौन सा होगा। तो जैसे कि इसका एक सिंपल सा वे होता है, क्लासरूम में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था आपके साथ, कि अगर आपको ये दिया जाए और आपको पता लगाना हो कौन सा एरिया है, तो हम लोग x और y दोनों को सिंपली 0 डाल देते हैं। 0 डालने पर अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर नहीं होती है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जैसे कि 0 4 से बड़ा नहीं है, तो अगर 0 4 से बड़ा नहीं है तो ओरिजिन हमारे आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी हमारा आंसर इस रीजन में आंसर आएगा। अब आते हैं सर्किल की इक्वेशन पे जो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो हमारी जो सर्किल की इक्वेशन बनी थी वो हमारा एक्सप्रेशन था x² प्लस y², सॉरी, हमारा जो आंसर था वो था हमारा x, हमने ऑलरेडी इक्वेशन को बना लिया था, तो हमारा जो आंसर था वो था हमारा x प्लस 2 का स्क्वायर और y -2 का स्क्वायर। तो अगर हम अपने एक्सप्रेशन को डिफाइन करें तो हमारा एक्सप्रेशन था x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर। यहां पर अगर इसको ऐसे लिख लिया जाए 2√2 का स्क्वायर, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि रेडियस जो है वो हमारी 2√2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर रेडियस हमारी 2 है। तो अगर हम सर्किल के सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर जो है वो है -2, 2। तो -2, 2 को अगर देखा जाए तो वो इस लाइन पे ही हो जाएगा। ये हो गया -2, 2। ये जो टोटल आप 4 और 4 देख रहे हैं, ये हमारी टोटल डिस्टेंस 4√2 हो जाएगी। मतलब अगर हम ए और बी पॉइंट नाम दे दें तो जो ए बी की वैल्यू है वो हमारी 4√2 हो जाएगी। अब आपसे कहा गया कि आपका जो एक सर्किल है जिसका सेंटर -2 और 2 है, एक में रेडियस 2 है, तो अगर टोटल डिस्टेंस 4√2 है तो उसका डायमीटर 4 आएगा, तो वो थोड़ा सा इससे छोटा बनेगा। और ये सेंटर -2, 2 है। और जो बड़ा वाला सर्किल है जिसकी रेडियस 2√2 है, तो 2√2 को डबल करेंगे तो वो 4√2 आएगा। तो मतलब जो बड़ा वाला सर्किल बनेगा वो हमारा ए और बी दोनों पॉइंट से होकर जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो हमको एरिया निकालना है वो छोटे वाले सर्किल के बाहर और बड़े वाले सर्किल के अंदर और लाइन के आगे, मतलब अगर हम इस एरिया को शेड करें तो हमसे ये एरिया बोला गया है निकालने के लिए। तो अब अगर देखा जाए तो जैसे आपका डेटाबेस था उस बेसिस पे ये चीज क्लियर समझ में आ रही है कि ए और बी हमारे लिए डायमीटर का काम कर रहा है, मतलब हमको सर्किल का हाफ सर्किल का एरिया निकालना है और उसमें भी छोटे वाले सर्किल को बड़े वाले सर्किल में से माइनस कर देना है। छोटे वाले सर्किल की रेडियस अगर देखी जाए तो वो 2 है और बड़े वाले सर्किल की रेडियस देखी जाए तो वो 2√2 है। तो सेमी सर्किल का जो एरिया होता है डेट इज पाई r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाई 2। अगर हम r और r की वैल्यू पुट कर दें
तो कैपिटल आर की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 2√2 स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, और स्मॉल आर की वैल्यू 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर π/2, और ये आ जाएगा हमारा 4। दिस कम्स आउट टू बी 2π। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2π। तो यानी जो एरिया शेडेड हमको चाहिए था उसका आंसर 2π हो जाएगा। तो ये आपका था स्लॉट 1 क्वांट सेक्शन यूनिट 3 और यूनिट 4 के सॉल्यूशन। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो कंपैरेटिवली अदर स्लॉट के हिसाब से थोड़ा सा इजी थे। थोड़ा इस टाइप के जो एरिया टाइप के क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ग्राफिकल आपके टाइम टेकिंग थे, बट अगर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होता तो आप इस पेपर को भी अच्छा कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच। आपने इस चीजों को अच्छे से किया होगा, उम्मीद करते हैं। तो जो भी आपने किया होगा वो हमें जरूर बताएं। थैंक यू।